जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। मैं जो साइंस का सेट प्रैक्टिस कर रहा था और आप लोगों के साथ ये लगातार ऑब्जेक्टिव का क्लास दे रहा था, उसी के अंतर्गत मैं आज तीसरा सेट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो तीसरा सेट का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो बोर्ड पे है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। रक्तचाप, बहुत सारे व्यक्ति ये कंफ्यूजन कर जाते हैं रक्तचाप क्या होता है। तो ये देखिए, जो मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है ना, जिसको बीपी कहते हैं, वही है रक्तचाप। उसको हिंदी में रक्तचाप कहा जाता है। तो ये जो स्वस्थ मनुष्य है उसका कारण कितना रीडिंग मेरा ब्लड प्रेशर का आएगा, उसको हम समझेंगे कि स्वस्थ यानी कि मनुष्य का ब्लड प्रेशर है। तो उसका जो होता है फिक्स मान, वो होता है 120/80, यानी कि यह जो मेरा सेकंड नंबर है ऑप्शन, वो मेरा आंसर होगा 120/80। ये भी मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना होगा। ये बहुत ही जरूरी है कि स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन फिर तो चलिए दूसरा जो मेरा क्वेश्चन कर रहा है, धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? कौन सी गैस मुक्त करती है? यानी कि धातु जो है ये जल से जब अभिक्रिया करता है तो एक गैस छोड़ती है। वो गैस कौन सा है मेरा, वो मेरा आंसर देना होगा। तो अक्सर जो है आपको याद होगा कि धातु जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का रिसाव करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। करा जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो उसे कहते हैं। ऑप्शन मेरा है पहला अम्ल, दूसरा है क्षारक, तीसरा है मेरा क्षार और चौथा जो मेरा दिया है ऑप्शन वो है लवण। देखिए, जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टा हो इसे हम क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। तो हमको ये हमेशा याद रखनी होगी कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हमें आंसर देना होगा, इसका अम्ल होगा आंसर। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन जो है सामान्य ताप पर
सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। यानी कि कमरे का ताप जो सिंपल टेम्परेचर होता है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में या समान ताप पर द्रव अवस्था में बात एक ही है। तो एक ही धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है समान ताप पे, वो है मेरा पारा। तो याद रखना आपको कि समान ताप पर जो द्रव अवस्था में रहता है धातु वो है पारा। और एक क्वेश्चन यहाँ और पूछा जाता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में उपयोग में लाया जाता है, तो वो भी होगा मेरा पारा ही। डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है उसमें भी इसी को यूज किया जाता है। चलिए फिर मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूं। जंतुओं में O2 ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन देखिए, जैसे सांस हम लोग लेते हैं नाक से, तो ये पूरे शरीर में प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो सभी कोशिका तक जो ऑक्सीजन पहुंचाता है, वो ऑक्सीजन पहुंचाने में किसकी भूमिका होती है? तो मेरा पहला है फेफड़ा। लेकिन फेफड़ा मेरा जो है एक फिक्स अंग है, यह जो है पूरे शरीर में इसका भ्रमण नहीं होता है। तो वैसे भी इसका आंसर है सीरा। सीरा तो पूरा शरीर में है, लेकिन सीरा द्वारा भी ऑक्सीजन का वहन नहीं होता है, ये धमनी भी नहीं होता है। अब हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन क्या है? ये रक्त के अंदर पाया जाता है। तो रक्त के अंदर पाया जाता है, ये क्या करता है? इसी कारण जो है मेरा रक्त जो है लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। यहाँ भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त लाल होता है किसकी उपस्थिति के कारण? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। ये रक्त में उपस्थित होता है। ये क्या होता है? पूरे शरीर में फैला हुआ है रक्त। और ये फेफड़ा से भी इसका जो है, ये शिरा धमनी से जो है, मतलब फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर के ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संपर्क करके पूरे शरीर में, पूरे कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही जंतुओं में ऑक्सीजन का वाहक है। एटीपी के एक अणु में फास्फेट की संख्या होती है। अब एटीपी ये क्या है? एटीपी जैसे कि देखिए भोजन पचता है ना जंतुओं में, तो ये भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है हमारे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में होता है। तो एटीपी का पूरा, यहाँ एटीपी से ही पता चला कि एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब क्या होता है? तीन, यानी 3। ट्राई मतलब 3 फास्फेट। तो अगर फास्फेट कितना है? तो 3 है। तो वही मेरा कह रहा है कि एटीपी के एक अणु में फास्फेट की संख्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा दिया है 3, और तीसरा है 6, और चौथा है 5। तो मेरा ये 3 वाला आंसर हुआ, क्योंकि इसके नाम में ही छुपा हुआ इसका आंसर एटीपी, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फास्फेट होता है इसके एक अणु में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
करा मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग। ये देखिए मुख्य श्वसन अंग का मतलब क्या है कि जो श्वसन की क्रिया में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके बिना मनुष्य में श्वसन संभव नहीं है। तो सांस लेने और छोड़ने में, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाने और बाहर निकालने में कार्बन डाइऑक्साइड को किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ये श्वसन क्रिया में मुख्य रूप से कौन भाग लेते हैं? तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग आपको फेफड़ा होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, 4, 6, 8। देखिए इसको समझना है, सिंपल सी बात है कि लेंस अगर मान ली इस तरह का होता है, इसमें ये देखिए ये एक गोला का भाग है, ये भी एक गोला का भाग है। तो इस गोलाई के लिए मेरा फोकस इधर होगा और इस गोलाई के लिए मेरा फोकस इधर होगा। तो इधर अगर F1 देते इधर F2 देना पड़ेगा। तो मेरा जो फोकस की संख्या कितना है? 2 है। तो इसका जो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आपको ये याद रखनी होगी कि इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। अगला जो मेरा क्वेश्चन करा, एक प्रिज्म में कितनी सतह होते हैं? देखिए प्रिज्म जो होता है उसमें ये पूछा जाता है और बराबर इसमें जो है आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बराबर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि 7 होता है, आंसर मार देता है। लेकिन ये 7 मेरा आंसर नहीं होगा, इसका जो मेरा आंसर होगा वो 5 होगा। एक प्रिज्म में अगर पूछा जाए कितने सतह होते हैं साधारण प्रिज्म में, तो सिर्फ 5 सतह होते हैं। इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा। अब जो मेरा क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बार बार पूछा जाता है। तो तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है ना, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जो है वो लाल का होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका देखिए विचलन क्या होता है? कम होता है। इसलिए मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, यानी कि वो जलने के वक्त उससे जो है ज्वाला नहीं निकलता है। तो मेरा क्या होगा आंसर इसका? कोयला। यह जो जलता है तो इससे ज्वाला नहीं निकलती।
कड़ा नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। देखिए सारी जो क्वेश्चन है, मैं जो हर क्वेश्चन जो आपको, मैं सभी क्वेश्चन जो ये बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फालतू का क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, जो आपको जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। करेक्ट, नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको ये जो है, नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसका जो मेरा आंसर होगा वो होगा रेटिना। रेटिना पर भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब। रेटिना देखो, एक आंख का जो है पिछला भाग है, ये पर्दा जैसा होता है, यहीं पे क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है सेंटीमीटर, मीटर, डायोप्टर या सभी। अब कह रहा है ये सभी मेरा होगा लेंस की क्षमता का मात्रक या कोई एक होगा। तो देखिए लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में जो आवर्धन है उसका मान होता है, यानी कि कोई फिक्स मान है इस समतल दर्पण के लिए कि हमेशा आवर्धन का मान वही होता है, इसलिए इसका इस क्वेश्चन पूछा गया कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है। ऑप्शन है मेरा 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा है 3 और चौथा है 0। देखिए +1 दीजिए या सिर्फ 1 दीजिए, कोई बात नहीं है। 1 भी दीजिएगा तो ये प्लस में है। तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा क्या होता है, ये 1 होता है। प्लस में 1 होता है, माइनस में 1 नहीं, सिर्फ प्लस में 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन का मान 1 होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित है। यानी कि कड़ा आवर्धन का मात्रक होता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या मात्रक भी। देखिए आवर्धन का मात्रक जो होता है ये न सेंटीमीटर होता है, ना मीटर होता है, ना किलो, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यानी कि ये मात्रक विहीन होता है। ये इससे पहले 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया था कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है।
अब अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, ये देखिए, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। मेरा ऑप्शन है हरा, नीला, काला और लाल। तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है, समझ रहे हैं ना। इसका कोई और आंसर नहीं है, ये हमेशा काला होगा। याद रखिएगा कि अंतरिक्ष यात्री को अगर पूछा जाए कि आकाश कैसा दिखाई देता है तो वो काला होगा। आवर्धन का धनात्मक मान इंगित करता है। देखिए, आवर्धन का धनात्मक मान जो बताता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को बताता है। और पूछा जाएगा कि आवर्धन का नहीं, धनात्मक मान जो है धनात्मक मान आवर्धन का काल्पनिक प्रतिबिंब को बताता है। आवर्धन का धनात्मक मान वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब को भी नहीं बताता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब भी इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है आवर्धन का धनात्मक मान यदि आया तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब ही होगा, और जब आवर्धन का ऋणात्मक मान आएगा तब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ऋणात्मक मान अगर ऑप्शन में दिया रहे ये वास्तविक और काल्पनिक से तुलना न करे, उल्टा और सीधा से तुलना करे, तो आवर्धन का धनात्मक मान जो है वो उल्टा प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब को बताता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान जो है वो उल्टा प्रतिबिंब को बताता है। चलिए, इस आवर्धन संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया। आवर्धन का अगर मात्रक पूछा जाए तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। खड़ा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl3 CaOCl2 CaSO4 या NaCl2। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का जो मेरा सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ये हमेशा याद रखिएगा, कई बार पूछा गया और ये एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, ये सूत्र संबंधित जो है कई प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जैसे संगमरमर का सूत्र हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र या धोबन सोडा का या भखड़ा, ये सब आपको याद रखनी होगी सूत्र के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हमें जो यहाँ आंसर होगा वो होगा CaOCl2। चलिए अगला क्वेश्चन फिर मैं देखता हूँ।
चलिए कह रहा है Na+O2 इधर बन रहा है मेरा Na2। ये कह रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो मेरा ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया, इनमें सभी। देखिए ये अलग अलग है, सोडियम और ऑक्सीजन दोनों क्या हुआ मिलके एक हो गया है, यहाँ पे एक यौगिक बना लिया। तो जब दोनों मिलकर एक हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को मैं संयोजन अभिक्रिया कहता हूं, और ये आंसर होगा मेरा संयोजन अभिक्रिया। सोडियम का परमाणु संख्या होता है, ऑप्शन है 2, 1, तीसरा है 11 और चौथा है 16। देखिए सोडियम का परमाणु संख्या का बात कर रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कर रहा है, संयोजकता का बात नहीं कर रहा। बहुत ऐसे इस क्वेश्चन में क्या होगा, कंफ्यूजन करके पूछेगा या समझता है हड़बड़ में कि इसका जो है संयोजन यानी वैलेंसी का बात कर रहा है, तो वैलेंसी जो है सोडियम का 1 होता है, और जब परमाणु संख्या का बात कर रहा है तो वो 11 होता है। तो इसका जो मेरा आंसर होगा वो होगा 11, और ये मेरा सी सही आंसर होगा। तो आज मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बताया, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही लाभदायक है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव का पूरा तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी कर दें जिससे कि सभी को लाभ हो। धन्यवाद।